अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के घर में हूँ, उनकी इंटरव्यू करने आया हूँ। बड़ा मशहूर हूँ, उन्होंने सबसे पहली इंटरव्यू वापसी पे मुझे दी है। दो बातें मैं कहना चाहूँगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई, उसमें मेरा भी कोई थोड़ा सा रोल था, तो मैं वो तस्लीम करना चाहता हूँ और करेक्शन करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि हाल ही में मैंने एक प्रोग्राम में, आपस की बात के प्रोग्राम में कुछ बातें कही, कुछ गलत थी वो बातें, डॉक्टर साहब ने मुझे क्लियर कर दी। मैं पहले खुद ही वो क्लियर कर दूं। पहली बात ये कि ये कभी भी इन्होंने किसी किस्म की मुलाजमत नवाज शरीफ साहब या शरीफ ब्रादरान या शरीफ फैमिली की नहीं की है। वो क्लियर है बात, उसके ऊपर अब और बात करने की जरूरत नहीं है। नंबर एक। नंबर दो कि डॉक्टर साहब ने कभी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया एक्सेप्ट फॉर द 2002 इलेक्शन। मैं कह गया था कहीं कि शायद 1990 की इलेक्शन में हिस्सा लिया, ऐसी बात नहीं है। एक ही इलेक्शन में हिस्सा लिया 2002 में, और उसमें 2 सीटों पे इलेक्शन में हिस्सा लिया, एक में हार गए, एक में जीत गए, और जहां हारे भी बड़े चंद वोटों से हारे। तीसरी बात ये कि डॉक्टर साहब ने ये एक वीडियो डॉक्टर साहब के बारे में इंटरनेट पे, फेसबुक पे वगैरह चल रही थी, जहां इन्होंने डेनमार्क के अंदर किसी इंटरव्यू में कुछ बात कही तौहीन रसालत के कानून के बारे में, और लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान में इन्होंने उसके कोई बरक्स बात की। हमने तफ्तीश की है, डॉक्टर साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी बात की थी, उसके काफ़ी बहुत सी चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले ली गई। मैं उसमें उस बहस में अब जाना नहीं चाहता, वो एक डिटेल्ड बहस है। तस्लीम करते हैं कि जी ठीक है, मगर मैं डॉक्टर साहब से आज ज़रूर ये पूछूंगा कि उनकी आज फैक्चुअल पोजीशन क्या है उस कानून के बारे में, और उसकी एप्लीकेशन के बारे में, और उसके प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स क्या है, इसके बारे में हम आज फाइनल वजाहत ले लेंगे। तो ये मोटी मोटी बातें थी, कुछ बातें और भी हैं, वो हम इंटरव्यू के दौरान जरूर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, जाहिर है सारे ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सुनामी चल रही है, ऊपर से आप एक नया तूफान लेके आ गए। तो डॉक्टर साहब ये क्यों? इलेक्शन राउंड द कॉर्नर हैं, आप हमारे साथ पिछले 5 साल से आपने शेयर नहीं किए हमारे दुख का दर्द, और आप एक जैसे कि एक बॉमर की तरह, B-52 बॉमर की तरह आप आ गए हैं और एक नया तूफान लेके आ गए। एक इतना बड़ा जलसा किया आपने माशाल्लाह, और अब आप इससे भी कुछ बड़ा करने चाह रहे हैं इस्लामाबाद में। तो हम तो परेशान हैं। डॉक्टर साहब, एजेंडा क्या है? अब आप क्या चाहेंगे कि बात यहाँ से शुरू करूँ? ये जो आपने कहा कि वो डेनमार्क वाला मैटर, ब्लास्फेमी लॉ पर थोड़ी सी चले, वो ब्लास्फेमी लॉ की क्लियर कर देंगे तो फिर आगे चल। ठीक है, जल्दी से क्लियर कर दें कि आज की बात क्या है। बड़ी क्लियर बात, वो बात पुरानी छोड़। जो बात मैंने पाकिस्तान में कही थी अपनी 14 घंटे की स्पीच में, उसकी DVD मौजूद है। एग्जैक्टली वही बात मैंने डेनमार्क में नेशनल TV कॉन्फ्रेंस में कही। ठीक, मेरा स्टैंड हर जगह यही था, और मैंने डेनमार्क के TV चैनल्स में ये कहा और उस कॉन्फ्रेंस में कि ये ब्लास्फेमी लॉ, कोई भी लॉ उसके 2 हिस्से होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्राइम और उसकी पनिशमेंट की क्वांटम को फिक्स करता है कि क्या क्राइम है और इसकी सजा क्या है। वो कैपिटल पनिशमेंट है, वो आप इत्तेफाक करते हैं उससे मेरा इत्तेफाक है अव्वल दिन से आज तक। ठीक। प्रोसीजरल लॉ कि किस तरह FIR लॉज होगी, कहाँ ये केस की समाअत होगी, एविडेंस कैसी होगी, ट्रायल कौन करेगा, किस दर्जे का मैजिस्ट्रेट करेगा, वगैरह वगैरह, जो प्रोसीजर से रिलेटेड है अप टू द जजमेंट, उस पर अव्वल दिन से मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात मैंने अपनी उर्दू की 14 घंटे की स्पीच में भी बयान किए हैं, और वो अवेलेबल है यूट्यूब पर, CD में भी है। ठीक है। और डेनमार्क में भी ये बयान किया, बिल्कुल क्लियर हो। बल्कि डेनमार्क में तो मैंने यहाँ तक कहा कि ब्लास्फेमी लॉ पर डेथ पनिशमेंट वो तौरात में भी है, वो गॉस्पेल इंजील में भी है, और कुरान में भी है। तो मूसवी कानून, ईसवी कानून, मोहम्मदी कानून यूनानिमस है इस सब्जेक्ट पर, लिहाजा इख्तिलाफ का आपको राइट नहीं है। ठीक है। प्रोसीजरल इख्तिलाफात जायज़ हैं, वो मेरे भी। डॉक्टर साहब, एक सवाल जरूर रह जाता है, ये जो तौहीन रसालत का कानून, एक सेकंड, जो बात मैंने कर दी, चूंकि आपने बात पूछ ली, ये मेरी पूरी आउट ऑफ कंटेस्ट चूंकि चढ़ाया गया फेसबुक पर, और यूट्यूब आजकल बैन है पाकिस्तान में, लोगों को मेरी पूरी बात सुनने का मौका नहीं मिला। ये पूरी CD दे रहा हूं, मेरे तमाम इंटरव्यूज और मेरे लेक्चर इसके अंदर मौजूद हैं, और इससे बढ़ के कोई और सबूत नहीं कि सब कुछ। डॉक्टर साहब, एक सवाल रह गया इसके बारे में, ये एप्लीकेशन इसकी क्या मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स के ऊपर इक्वल एप्लीकेशन है या फर्क एप्लीकेशन है इस कानून की? इसमें यह है कि फ़िक़ा, मालिकी, शाफ़ी और हम्बली 3 मज़ाहिब तो मुत्तफ़िक हैं कि ये इक्वल एप्लीकेशन है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। फ़िक़ा हनफी में 2 व्यूज़ हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, और अवाइल 2-3 सदियों के जो ज्यूरिस्ट थे उनका व्यू था कि नॉन मुस्लिम उस वक्त ज़िम्मी होते थे, उन पर एप्लीकेबल नहीं, मुसलमानों पर है।
مگر حنفی جورس جو بعد کے 5 6 7 صدیوں کے انہوں نے باقی 3 ائمہ کے ساتھ اتفاق کر کے اس کی اپلیکیبلٹی کو جنرل اور کامن سب کے لیے قرار دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اب اس وقت جب وہ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ ان پر اپلیکیبل نہیں, وہ ذمی کے سٹیٹس میں رہتے تھے, پروٹیکشن اور گارنٹی دی جاتی تھی. آج ان کا سٹیٹس ذمی کا نہیں ہے, وہ ایکول سٹیزنز ہیں, وہ نیشنلز ہیں. لہٰذا جس طرح ان کے رائٹس ایکول ہیں اس طرح ان کی اوبلیگیشنز بھی ایکول ہیں. لہٰذا اگر وہ مرتکب ہوں گے تو آج میں ان کی اسی سزا کا جو مسلمان کے لیے ہے کیپٹل پنشمنٹ, ان کے لیے بھی اسی کا قائل ہوں. ٹھیک ہے, وہ سزا انفورس ہوگی. بڑا اچھا ہو گیا ڈاکٹر صاحب, پروسیجرل لا میں الگ تھا, کلیئر ہوگی بات. اب مجھے آئیے, تاکہ قانون مس یوز نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ آئیے کہ یہ کیسے آپ لبک کے پہنچ گئے واپس 5 سال کے بعد, غائب تھے آپ. اچھا